नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम ट्रेंडिंग जीके में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाल मनोविज्ञान के टॉप क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाल मनोविज्ञान। विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से। जी हाँ, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। आइए विकास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बालक पहले पूरा अंग चलाता है, फिर उप अंगों को चलाता है। और विकास क्रम का सिद्धांत कहता है कि भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जी हाँ, भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो बाल्यावस्था का जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष का होता है। जी हाँ, बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष तक का होता है और बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहते हैं विकास का। बाल्यावस्था को विकास का अनोखा काल भी कहा जाता है और बाल्यावस्था में चिंतन तथा तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। मैकडूगल अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रायड। और अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक, तो काकमैन इसका आंसर हो जाएगा। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति एवं संवेगों की संख्या 14 बताए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभिप्रेरणा में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति एवं संवेगों की संख्या 14 बताए हैं। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डनर। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। बुद्धि के एक कारक के सिद्धांत को दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बिनेट, टर्मन और स्टर्न ने। और द्विकारक के सिद्धांत को दिया तो स्पीयरमैन ने। समूह कारक सिद्धांत की बात करें तो समूह कारक सिद्धांत को दिया थर्स्टन ने और बहुकारक सिद्धांत को दिया थॉर्नडाइक ने। जी हाँ दोस्तों, बहुकारक सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया और बहुबुद्धि सिद्धांत को गार्डनर ने दिया है। डिस्लेक्सिया। जी हाँ दोस्तों, डिस्लेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? यह क्वेश्चन यूपी टेट में 2-3 बार पूछा गया है। तो डिस्लेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने और वर्तनी संबंधी समस्या होती है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। डिस्लेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जो मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा को पढ़ने में कठिनाई होती है। जी हाँ दोस्तों, पढ़ने में कठिनाई होती है डिस्लेक्सिया रोग के कारण। अगर पूछा जाए कि लेखन संबंधी समस्या किस रोग के कारण होती है तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। बच्चे की वृद्धि संबंधित है, तो बच्चे की वृद्धि संबंधित है शारीरिक विकास से। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और विकास आंतरिक होता है दोस्तों। अगर बात करें अभिवृद्धि की तो वह गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलती है और इसमें बालक के विभिन्न अंगों जैसे आकार, लंबाई और भार में परिवर्तन होता है। तो अभिवृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलती है और वृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित होता है जो जीवन भर चलता रहता है। किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। जी हाँ दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा जाए। यह सिद्धांत हल द्वारा दिया गया। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हल द्वारा दिया गया। हल ने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक और पालवन पद्धति पर दिया और स्किनर ने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। पुनर्बलन सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आइए उन नामों को देखते हैं, जैसे प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत और यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, पुनर्बलन सिद्धांत के अन्य नाम हैं
प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत और यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतःप्रकृ अवस्था। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहला दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व अवस्था और सांकेतिक प्रतिनिधित्व अवस्था। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 अवस्थाएं हैं, दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व अवस्था और सांकेतिक प्रतिनिधित्व अवस्था। कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमूल्यन। अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। अनुमूल्यन जो है वह वस्तुबोध एवं अर्जित भाषा ज्ञान के परीक्षण से संबंधित है। और अनुप्रयोग जो है वह बोध एवं ज्ञान संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित रखता है। कौन सा वक्र अधिगम में नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबवत। लंबवत वक्र अधिगम में नहीं होता। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। गेट्स ने सीखने की मात्रा, गति और उन्नति सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित किया है, जो इस प्रकार है। सरल रेखी वक्र, उत्तल वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। सही सुमेलित है। तो कोहलर जो है वह सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को दिया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को दिया। थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को दिया। बी.एस. ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण के सिद्धांत को दिया है। मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। गर्भावस्था से ही मानव का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। मानव का विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से शुरू होता है और जीवन भर चलता रहता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है दोस्तों। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टेनहाल का है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। अब इस अवस्था को तूफान एवं परेशानी का काल भी कहा जाता है। इस काल में यौन दृष्टि से अनेक परिवर्तन भी होते हैं और किशोरावस्था की उम्र 12 से 18 वर्ष तक की होती है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिलफर्ड। जी हाँ दोस्तों, गिलफर्ड ने व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम को कहा है। स्किनर ने कहा कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। और क्रो ने कहा कि आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या समाधान। समस्या समाधान के विधि के जनक सुकरात जी हैं और समस्या समाधान के निम्न चरण होते हैं। तो आइए उन चरणों को देखते हैं, जैसे समस्या की पहचान, समस्या का निरूपण, समस्या समाधान की योजना बनाना, सभी समाधानों का मूल्यांकन करना, एक समाधान को चुनें और उसी को फॉलो करें, परिणाम का मूल्यांकन करें, समस्या और समाधान को पुनः परिभाषित करें एवं उन पर पुनः विचार करें। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.एम. गेने। आर.एम. गेने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। तो थार्नडाइक द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी गई है। एमिल किसकी रचना है? तो एमिल रूसो की रचना है। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो। एमिल रूसो की रचना है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।